Hello students, welcome to the e-learning class. So student, come to the next topic. Our next topic is FIR. What is FIR? FIR is the first information report. FIR stands for as a first information report. First information report means क्या होता है? कोई भी crime अगर आप कर रहे हो, अगर आपको justice लेना है, you have to file a report in the police station to get a justice. मतलब कोई भी crime हो रहा है, आपको पहला काम आपका है, you have to make a file, a report in a police station. The policeman has to be have a written or a oral witness for the reporting the file. ठीक है? तो FIR क्या होता है? First information report. FIR starts the name and the address of the complaint. मतलब जो भी कंप्लेन कर रहा है, वो भी अगर एक्यूज कंप्लेन कर रहा है, वो पहला उसका वर्क होता है वो पुलिस स्टेशन में अपना FIR दर्ज करा और विद द नेम एंड द एड्रेस, क्या अपने नेम और एड्रेस से वो कंप्लेन कर रहा है, मतलब कंप्लेन कहाँ से वो कर रहा है और किस पर्सन के लिए कर रहा है. क्लियर? It is with the registration of FIR that the police can start the investigation. So after the FIR report has been, complaint has been given to the FIR, then the next work of police has to be to make an investigation for the crime. After the registration, जब registration हो जाएगा FIR का, तब पुलिस का वर्क होता है वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर स्टार्ट करे. जो भी कंप्लेंट के खिलाफ जो भी FIR दर्ज हुआ है उसका वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करता है. क्लियर? तो it is compulsory for an officer in charge of police station to register the FIR whenever the person given the information about the possible offense. मतलब ये पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की ड्यूटी है कि अगर कोई भी पर्सन पर्टिकुलर पर्सन कंप्लेन कर रहा है तो वो उसका ड्यूटी है कि वो FIR दर्ज करे और जो भी उसका कमिटमेंट है वो उसको एज ए FIR में पूरा लिखे, वेदर इट विल बी रिटन और ओरली. अगर रिटन नहीं लिखा तो एज ए ओरली वो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन विदाउट रिटन और ओरली रिकॉर्ड नो वर्क विल बी प्रोसीड. मतलब कोई वर्क प्रोसीड नहीं, जब तक आप FIR नहीं दर्ज करता आपका कोई भी केस आगे प्रोसीड नहीं करा, आपको उसका कोई भी प्रूफ नहीं रहे कि आपको उसको जस्टिस मिले. तो कोई भी अगर आपका मतलब कोई भी क्राइम हो रहा है, योर फर्स्ट वर्क you have to make a FIR in the police station. आपको पहला वर्क है आपको पुलिस स्टेशन में FIR का, then the cases will be proceed in the court for the justice to the against the criminals. ठीक है? कि अगर वो क्राइम प्रूव हो रहा तो उसको पनिश मिलेगा, अगर उसका एविडेंस उसके खिलाफ तो उसको वो नहीं. तो फर्स्ट वर्क ऑफ FIR you have to file the register in the police station. Clear? Now next, the role of public prosecutors. So what is the role of the public prosecutor? Public prosecutors क्या बोला था? हमने बताया था 4 persons are involved in the criminal justice system. हमारे 4 persons involved है. पहला कौन था? पुलिस, next public prosecutors, next then defense prosecutors and the last is the judge. Now हमने पुलिस और डिफेंस के बारे में बताया, अब हम पढ़ा रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की क्या रोल है इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स में. तो क्या रोल है इनका? In a court, it is the public prosecutors who represent the interest of the state. मतलब on the behalf of the state, ये public prosecutors केस के फाइल्स में जो दर्ज हुआ है उसके बियॉन्ड तो वो केस पे लड़ेगा. ठीक है? The role of prosecutors begins once the police conduct the investigation and file the charge sheet. मतलब प्रोसिक्यूटर्स का रोल कब स्टार्ट हो रहा है? जब एक बार फाइल जो पुलिस ने जो फाइल FIR दर्ज करा वो चार्ज शीट वो उसने कोर्ट में फाइल कर दिया, देन द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर स्टार्ट. मतलब जैसे पुलिस ने वो चार्ज शीट को फाइल्स को दर्ज कर दिया वो उसका काम स्टार्ट हो जा रहा है. प्रोसिक्यूटर्स के ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट ही विल बी सॉल्व द केसेस. ठीक है? सो व्हेन द file once the police officer charge the file in a court charge sheet, मतलब एक चार्ज शीट जब जमा हो जाता है then the role of a prosecutor start. प्रोसिक्यूटर्स का रोल तब स्टार्ट होता है और वो जो भी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ही हैव टू बी सॉल्व द केसेस रिलेटेड विद द क्रिमिनल्स. ठीक है? जो भी केसेस क्रिमिनल्स के अगेंस्ट आए वो ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट में ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस केस को लड़ेगा. ठीक है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम जो भी केसेस अगर पुलिस चार्ज कर रहा है तो वो उसके बियॉन्ड में लड़ेगा. और अगर जो क्रिमिनल है जो मतलब जो क्राइम है कर रहा है, जो विटनेस पे आ रहा है, मतलब गवाह जो भी क्रिमिनल है
वो अपने लिए एक अपना लॉयर है, उसको क्या बोलते हैं, एज ए डिफेंस लॉयर। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये गवर्नमेंट मतलब कोर्ट द्वारा दिया जाता है कि आज गवर्नमेंट एज ए स्टेट के प्रूफ में आज आपने क्राइम किया है, कोई भी एविडेंस है, जो भी प्रूफ है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हेल्प करेगा जज को कि जितनी जल्दी वो केस को सॉल्व कर सके। जो भी एविडेंस है पुलिस का वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ही आएगा, उससे वो प्रूव करेगा कि हाँ उसने क्राइम किया है कि नहीं किया। और जो डिफेंस लॉयर होता है, जो डिफेंस प्रोसिक्यूटर्स होते हैं लॉयर, वो क्या करता है, वो अपने मतलब अपने अक्यूज को बचाने के लिए वो अपने एविडेंस को है। लेकिन इनका जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी पुलिस से एविडेंस देगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश करेगा उसको, ठीक है ना। द चार्जशीट इन द कोर्ट, द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट में प्रोसिक्यूटर ये केस को फाइल लड़ेगा। एज ऑन द ऑफिसर it is his or her duty to act as impartial and present the full material fact, witness and evidence before the court to enable the court to decide the cases। मतलब बोला गया कि ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये केस को लड़ेगा, लेकिन बोला गया एज ऑन द ऑफिसर इट इज हर ड्यूटी टू एक्ट एज इम्पार्शियल, मतलब वो किसी से भी पार्शियलिटी नहीं करेगा, मतलब क्रिमिनल से वो एज ऑन बिहाफ ऑफ द एज अ गवर्नमेंट और स्टेट ही हैज टू बी इम्पार्शियल, ठीक है, एंड प्रेजेंट द फुल मटेरियल फैक्ट, विटनेस एंड एविडेंस, मतलब जो भी मटेरियल फैक्ट, जो भी एविडेंस मिलेगा पुलिस द्वारा वो उसको कोर्ट में पेश है, ताकि जज को आज इजिली हेल्प हो जाए वो केस के बारे में डिसाइड कर सके। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्या होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और स्टेट द्वारा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट ही हैव टू सॉल्व द केसेस ऑफ द क्रिमिनल, ठीक है। डिफेंस लॉयर्स क्या होता है, डिफेंस लॉयर्स होता है जो अपने प्रोटेक्शन के लिए, सपोज उसने क्राइम नहीं किया तो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो एक लॉयर करता है इन द फ्रंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, दैट वो अपना कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो डिफेंस लॉयर वो दोनों के में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर्स के बीच में दलीलें होते हैं आफ्टर जिसका भी एविडेंस प्रूफ होता है। अगर डिफेंस लॉयर का एविडेंस प्रूफ होता है कि हमारा जो पर्सन है वो क्राइम नहीं किया, उसके पास जो भी एविडेंस वो अपने एविडेंस जज के सामने पेश करें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने एविडेंस है। तो आफ्टर मीटिंग ऑल दिस एविडेंस, मतलब सब एविडेंस देखने के बाद जज ही फाइनल डिसीजन लेगा कि किसे पनिश किया जाए, किसे नहीं पनिश किया जाए, ठीक है। तो ये रोल था पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का। So student, this is the last role played by the judge about the criminal justice system। मतलब जो लास्ट रोल प्ले है वो कौन प्ले करता है, जज करता है। पहला पुलिस, देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, then the final decisions were taken by the judge। So what are the decisions taken by the judge in under the criminal justice system? क्या जज का क्या रोल प्ले है? Now the judge hire all the witness and any other evidence presented by the prosecution and the defense। मतलब जज का क्या काम है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और डिफेंस लॉयर्स का पूरी एविडेंस को सुनेगा और जो भी उन्होंने फैक्ट प्रेजेंट करते हैं उनको सुनते हैं, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। तो जज हियर ऑल द विटनेस एंड एनी अदर एविडेंस, मतलब जो भी गवाह पेश करेंगे और जो भी एविडेंस वो देंगे, जज का काम उसको सुनना, प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस लॉयर। मतलब डिफेंस लॉयर अपने डिफेंस अपने मतलब एक्यूज को बचाने के लिए वो एविडेंस प्रूव करेंगे और पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो अपना प्रूफ पेश करते हैं, ठीक है। द जज डिसाइड whether the accused person is guilt or innocent। Now it is the judge who decides whether the accused person is guilt or innocent। मतलब ये जज ही निर्णय लेगा कि जो accused person है उसको निर्दोष साबित किया जाए कि दोषी साबित जाए। वो केस पर वो डिपेंड करता है, वो एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जज डिसाइड करता है जिसके फेवर में एविडेंस रहेगा जज उसी के फेवर में एविडेंस को डिवाइड। मतलब जज का भी वर्क पूरा एविडेंस पे डिपेंड होता है, वो अपने से डिसीजन नहीं लेगा, वो एविडेंस को देखते हुए फाइनल डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं कि जज अपने से फाइनल डिसीजन ले लेगा, ऐसा नहीं, जो भी जिसके फेवर में ज्यादा एविडेंस रहेगा जज उसके फेवर में आंसर देगा, ठीक है, उनके फेवर में सुनाएगा जो भी रिजल्ट होगा। If the accused is convicted, then the judge pronounce the sentence। अगर accused को
लगा, कन्विक्ट हुआ कि हाँ उसको पनिश वो क्राइम किया है, देन द जज हैज टू बी गिवन अ पनिशमेंट, दैट ही हैज टू बी गिवन सेंटेंस। तो किस टाइप का पनिशमेंट दिया जाएगा वो भी लॉ के ऊपर डिपेंड होता है, अकॉर्डिंग टू देयर क्राइम्स के ऊपर डिपेंड होता है। जो भी हमारे इंडियन लॉ में लिखा गया है उसके अगेंस्ट जो भी क्राइम जो पर्टिकुलर पर्सन करता है उसके अगेंस्ट वो लॉ के हिसाब से उनको पनिश दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन लॉ में लिखा गया है कि हर क्राइम का एक सजा दिया गया। ऐसा नहीं हर सजा के लिए एक ही, हर क्राइम के लिए एक ही सजा दिया, हर क्राइम का अलग अलग सजा, हर लॉ बनाया, एक लॉ बनाया गया जो क्राइम के लिए, हर क्राइम के लिए एक अलग सा पनिशमेंट दिया गया। ठीक है, तो ही मे बी सेंट टू द पर्सन टू द जेल और इम्पोज अ फाइन और बोथ डिपेंडिंग व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब। मतलब वो सजा कैसे बताएगा, पर्सन को जेल भी भेज सकता है और सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइन विल बी आल्सो गिवन बाय द अक्यूज्ड पर्सन, या दोनों भी देना पड़ता है। वो किसके ऊपर डिपेंड है, जो भी लॉ में लिखा गया है, जो हमारे इंडियन लॉ में लिखा गया उसके हिसाब से जज वो डिसीजन लेता है। जज अपने से नहीं डिसीजन, जो भी लॉ में लिखा गया उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है कि एक्यूज को किस क्राइम के लिए कितना पनिशमेंट दिया जाए, कि सिर्फ जेल भेजा जाए या तो सिर्फ फाइन लिया जाए, या फाइन के साथ उसे जेल भेजा गया या तो फांसी का। तो ये उनके ऊपर डिपेंड है कि जैसा क्राइम जैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दिस इज द लास्ट रोल प्ले बाय द जज अंडर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्लियर? So students, come to the next topic, our last topic of this chapter, that is the fair trial. Now what is the fair trial? Fair trial क्या होता है? तो कोई भी केसेस में अगर एक्यूज को जज मिलता है तो उसको बोला जा रहा है फेयर ट्रायल। तो ये हमने भी देखा कि कोई भी केसेस कोई भी हो रहा है एक लीगल प्रोसीड्यूर से हो रहा है तो उसको हम लोग फेयर ट्रायल बोलते हैं। मतलब फेयर ट्रायल मतलब यहाँ पर जो भी केसेस कोर्ट में रन कर रहा है वो लीगल प्रोसीजर से हो रहा है कि नहीं, उसी को हम लोग फेयर ट्रायल। मतलब केसेस विच आर रन इन द कोर्ट हैव कंटिन्यू विद द लीगल प्रोसीजर, दैट इज नोन एज अ फेयर ट्रायल। मतलब फेयर ट्रायल एक लीगल प्रोसीजर से हमारा केसेस रन कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं फेयर ट्रायल। तो फेयर ट्रायल में क्या क्या केसेस हो सकता है? अभी तो हमने जैसे जज ने जो भी डिसीजन लिया, जिसका भी जो एविडेंस के ऊपर देख के उन्होंने जो भी लिया, अगर वो इनोसेंट पर्सन को जस्ट मिलता है, मतलब जस्टिस मिलता है, देन वी कैन से दैट इट इज अ फेयर ट्रायल। अगर इनोसेंट पर्सन को जस्टिस नहीं मिला तो वो उसको अनफेयर ट्रायल बोलते हैं। तो क्या कंडीशन को अनफेयर ट्रायल बोल सकते हैं और क्या उनको से कंडीशन को हम लोग फेयर ट्रायल? देयर आर सर्टेन कंडीशन with the cases are said to be an unfair trial. तो कौन कौन सा कंडीशन है? The first condition is what if the court did not give a copy of charge sheet and a statement of witness to the accused. मतलब अगर कोर्ट सपोज चार्ज शीट का जो स्टेटमेंट होता है वो जो पर्सन जिसके केसेस हो रहा है अगर उसको चार्ज शीट नहीं दिया तो क्या होता है? But if he held the trial in a secret location, अगर कोई भी ट्रायल मतलब जो भी ट्रायल यहाँ पर केसेस को बोला कि जो भी केसेस कोर्ट में हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रायल। ठीक है, तो व्हाट विल बी हेल्ड इफ द ट्रायल इन ए सीक्रेट लोकेशन? सपोज जो केसेस चल रहा है वो कोर्ट में ना होके, ओपन कोर्ट में पब्लिक व्यू के पास ना होके एक सीक्रेट जगह पर हो जाए जहाँ पर ना एक्यूज रहे और जो जिसने क्लेम किया वो भी नहीं रहे, ना वकील, वो अपने से जज ने फाइनल डिसीजन दे दिया कि यू आर फाइंड गिल्टी एंड यू हैव टू बी पनिश्ड। इन दैट केस इट विल बी अ अनफेयर ट्रायल। तो इस केस में क्या होता है कि इन ए सीक्रेट लोकेशन पे भी अगर कोई केसेस हेल्ड हो रहा तो उसको हम लोग अनफेयर ट्रायल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इफ डिड नॉट गिव अ लॉयर? व्हाट इफ डिड नॉट गिव द लॉयर मतलब यहाँ पर अगर सपोज कोई भी अगर एक्यूज जिसके पास पैसा नहीं वो लॉयर हायर करने के लिए, तो वो क्या इन दैट केस द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड अ लॉयर्स टू द दैट पर्सन। ठीक है, तो उस समय क्या अगर उस समय गवर्नमेंट उसे कोई भी लॉयर हायर नहीं दे रहा, अपॉइंट करने के लिए नहीं दे रहा, लड़ने के लिए नहीं दे रहा टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, देन इन दैट केस द केसेस विल बी आल्सो बी टर्म ट्रीटेड एज ए अनफेयर ट्रायल। ठीक है, नाउ व्हाट इफ द एडवोकेट वाज नॉट गिवन इनफ टाइम फॉर क्वेश्चनिंग द टाइमिंग? अगर किसी कोई भी एडवोकेट को इनफ टाइम नहीं दिया कोई भी केसेस पे, मतलब विटनेस से और एक्यूज से कोई भी अपना गवाह पूछने का टाइम ही नहीं दिया गया, देन एट दैट टाइम दैट केसेस विल बी ट्रीटेड एज ए अनफेयर ट्रायल। तो ये जो सर्टेन पॉइंट्स है, जो 4-5 पॉइंट्स हमने बताया,
इस सब अंडर सर्टेन कंडीशंस द केसेस विल बी ट्रीटेड एज अ अनफेयर ट्रायल। अगर कहाँ पर है, अब अगर कोई चार्जशीट उस एक्यूज पर्सन को नहीं दिया तब होता है। अगर कोई केसेस को सीक्रेट लोकेशन पे किया जा रहा था उसको एज अनफेयर ट्रायल बोला जा रहा है। एंड इफ द एक्यूज डज नॉट गेट एनी डिफेंस लॉयर, अगर कोई डिफेंस लॉयर के लिए गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं दे रहा तभी उसको एज ए अनफेयर ट्रायल बोला जा रहा है। What if the advocate was not given enough time to questioning the witness? मतलब अगर एडवोकेट को कोई enough time नहीं दिया जाए कि वो किसी से भी पूछताछ करे, then it is also said to be as an unfair trial. So under the certain conditions, the cases are treated as an unfair trial. तो fair trial क्या है? ये तो हो गया conditions for the unfair trial. मतलब कोई भी जस्टिस जिसको जो मिल रहा है उसके लिए unfair trial. तो fair trial क्या होता है? Fair trial क्या होता है? Fair trial क्या होता है? There are certain conditions which the cases are said to be a fair trial. क्या है? They have a different procedures to have to be observed. मतलब यहाँ पर certain rules है, regulations है जो हमको follow करना पड़ता है, हमको observe करना। क्या क्या है? First, Article 21, right to life. Right to life आप लोग सभी जानते हैं, सबको each and every citizen have a right to have a right to life, मतलब सबको जीने का अधिकार है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में ये राइट टू लाइफ क्यों गया? मतलब कोई भी चाहे वो क्रिमिनल हो या कोई पर्सन, सबको जीने का। अगर जब तक उसे प्रूफ न किया जाए कि वो गिल्ट है तब तक उसे पनिश भी तो नहीं किया सकता। तो इसके लिए जज को एज ए इम्पार्शियल वे से जजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो जो भी एक्यूज किसी ने इसके ऊपर क्लेम किया है कि वो गुनहगार है तो उसको लिए उसको जज को पूरे अच्छे से डिसीजन लेना पड़ेगा, सब एविडेंस को देख के लेना पड़ेगा, उसके व्यू को देख के तभी वो फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है, तभी एक केसेस को फेयर ट्रायल कहा जाता है। तो क्या क्या कंडीशंस है? फर्स्ट कंडीशन, गिवन अ कॉपी टू द चार्जशीट। मतलब जो भी एक्यूज है, जो भी अगर किसी के खिलाफ जो भी क्लेम किया गया है या एफआईआर दर्ज करेगा तो उसको अगर चार्जशीट देना जरूरी है कि आपको किस पर्सन ने क्लेम किया है और किसके लिए क्लेम किया है कि आप एज अ गिल्ट हो, मतलब ठीक है। मतलब ये चार्जशीट कॉपी आपको वो एक्यूज पर्सन को देना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रायल वाज हेल्ड इन ओपन कोर्ट इन ए पब्लिक व्यू। मतलब कोई भी ट्रायल, कोई भी केस एक ओपन कोर्ट में पब्लिक व्यू के पास होना चाहिए ताकि जो भी डिसीजन हो सबके सामने हो, किसी भी सीक्रेट लोकेशन पर नहीं हो, तभी वो केसेस को फेयर ट्रायल कहा जाएगा, ठीक है। ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, ठीक है। अगर किसी को जो भी ट्रायल केसेस हो रहा है वो एक्यूज पर्सन के सामने ट्रायल होना चाहिए। एक्यूज पर्सन हमने बार बार बता रहे हैं, एक्यूज मतलब जिसके ऊपर क्लेम किया गया कि वो हमारा मतलब किसी ने चोरी किया, कुछ भी कोई किया, मतलब जो गिल्ट है, ठीक है, जिसने गुनाहगार है उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गुनाह किया उसे एक्यूज बोलते हैं। तो ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज। ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस मतलब जो भी जिसने भी क्लेम किया है उस एक्यूज पर्सन के सामने भी वो ट्रायल होना चाहिए। ऐसा नहीं उसको कहीं और रख के तब केसेस लड़े, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो प्रेजेंट नहीं होता है हमारा केसेस रन नहीं करेगा, जब भी वो प्रेजेंट होगा तभी हमारा केसेस रन करेगा। सपोज किसी वजह से अगर वो ट्रायल एक्यूज पर्सन नहीं आ पा रहे कोर्ट में, देन एट दैट टाइम द कोर्ट विल डिसमिस द केसेस, मतलब केस को डिस्कस का डेट आगे बढ़ा देंगे, नेक्स्ट डे द केसेस विल बी हेल्ड, ठीक है। उसका अलग से डेट दिया जाता है, वो केसेस पर डिपेंड होता है। नाउ an opportunity to cross examine all the prosecutions of witness। मतलब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होता है और जो डिफेंस लॉयर्स होते हैं जो अपने वो दोनों अपने से क्रॉस एग्जामिन करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो भी एविडेंस है एक बार क्रॉस एग्जामिन करने के लिए उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप जो भी विटनेस है उससे आप क्रॉस एग्जामिन मतलब पूछताछ कर सकते हो कि आई हैव प्रूव्ड टू बी अ गिल्ट और इनोसेंट। क्लियर? नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट, जज assume as an innocent। जज एज्यूम, यहाँ पर जज एज्यूम एज ए इनोसेंट क्यों कहा गया कि यहाँ पर जब तक उस एक्यूज पर्सन को प्रूव न कर दिया जाए कि वो गिल्ट है तब तक उसे एज्यूम किया जाएगा ही वॉज एन इनोसेंट पर्सन। मतलब जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं ले जाता ही विल बी अज्यूम्ड, ही और शी विल बी अज्यूम्ड एज ए इनोसेंट पर्सन। मतलब उसको आप गुनहगार नहीं बोल सकते जब तक उससे प्रूव नहीं कर सकता। तो जज एजम्पशन टू बी इनोसेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूशन टू बी प्रूव्ड एज ए रीजनेबल डाउट, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन है उसे एज ए रीजनेबल डाउट को प्रूव करना, जो भी डाउट है जो जिससे जो क्लेम किया है उसको वो प्रूव करके दिखाना कि ही इज द
person he has do that crime, मतलब उसने वो क्राइम किया है, उसका पूरा एविडेंस उसको दिखाना है, तभी उसको माना जाएगा। जो भी डाउट है उसको एज ए एविडेंस की तरह उसको शो करना है, तभी उसको एज ए फेयर ट्रायल माना जाएगा। क्लियर? तो अनफेयर और फेयर ट्रायल से क्या डिफरेंस आपको समझ में है? फेयर में आपको चार्जशीट दिया जा रहा है, ओपन कोर्ट में हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड के पास ट्रायल हो रहा है, opportunity for the cross examination, judge assumed to be as a innocent and the public prosecution to be proved as a reasonable doubt. These are the main points which proves to be a trial is a fair. ये आपका मेन पॉइंट है जो जिससे हम लोग पता चलता है कि हमारा ट्रायल फेयर है। क्लियर? थैंक यू।